आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस स्क्रीन, ठीक है। ये प्रोसेस होगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड निकालने का, राइट। सबसे पहले तो आपको पता है कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हम लोग ऊपर लिखते हैं, राइट। और उसके बाद से हम कुछ एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, राइट। अब एडजस्टमेंट किस चीज़ का करते हैं? सबसे पहले तो जो नॉन कैश नेचर का एक्सपेंडिचर जो हुआ है, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, राइट, उसको हम लोग ऐड बैक करते हैं। ऐड बैक क्यों करते हैं? क्योंकि वो नॉन कैश नेचर का था, राइट। और हमें कैश फ्लो निकालना है, राइट, कि एक्चुअल कैश का फ्लो कितना हुआ है, राइट, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, राइट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था, आपको पता है, और जो कि नॉन कैश नेचर का था, राइट। गुडविल जैसे फॉर एग्जांपल हो गया रिटर्न ऑफ, तो वो भी एक्चुअली में कैश का डिडक्शन वगैरह होता नहीं है, ठीक है। बट एक्चुअली जब आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप माइनस कर देते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ माइनस कर देते हैं, उसके बाद से नेट प्रॉफिट आता है, राइट। तो वो तो मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा ना, वो तो आप लोगों को ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉन कैश नेचर का होता है, ठीक है। नॉन कैश का मतलब जो कैश के नेचर का नहीं है, जो कैश है ही नहीं, उसको क्यों घटाया जाना, राइट। हम लोग तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं ना, ठीक है, कैश फ्लो, एक्चुअल कैश फ्लो, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐड बैक करते हैं। उसके अलावा डिडक्शंस कुछ और एडजस्टमेंट करते हैं, और वो एडजस्टमेंट होगा आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है ही नहीं, वैसा काम जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं, राइट। तो अगर कुछ ऐसा कैश का नेट प्रॉफिट निकालते वक्त कुछ ऐसे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया गया है जो कि नॉन ऑपरेटिंग नेचर का था। नॉन ऑपरेटिंग नेचर का मतलब फॉर एग्जांपल आपने सेल ऑफ एसेट कर दिया, ठीक है, कोई आपके पास मशीन पड़ा हुआ तो उसको आपने सेल कर दिया, राइट। आपने सेल कर दिया तो वो तो नॉन ऑपरेटिंग हो गया ना, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब वो कौन सी एक्टिविटी होगी? वो तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के थ्रू हो जाएगा। प्लस आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, इंटरेस्ट पेमेंट किया तो वो भी एक एक्सपेंस है, राइट। बट वो भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, राइट, बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट कौन सी एक्टिविटी है आपको पता है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो वो जो हमने घटाया है और नेट प्रॉफिट जो आया था उसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा। दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्या है एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, राइट। प्लस इसके अलावा कुछ हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं मेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। फिर से वही सारी चीज़ें, डिविडेंड रिसीव्ड अगर हुआ है तो उसको अगर हमने जोड़ा था तो उसको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज डिविडेंड रिसीव्ड आपको पता है कि इट इज़ नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसको अगर हमने उसको प्लस किया है तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे के आगे माइनस लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद से जो भी प्रॉफिट में से ये जोड़ के ये जब घटाएंगे तो जो फिगर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट। ये हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। अब आपको कुछ एडजस्टमेंट वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड भी करना है। वर्किंग कैपिटल में आपको पता है सॉरी, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ही होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, राइट। और वर्किंग कैपिटल को अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज द मनी रिक्वायर्ड टू मीट द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, राइट। इट इज़ द कैपिटल रिक्वायर्ड टू मीट द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। एंड डे टू डे ऑपरेशंस को मीट कैसे करते हैं? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी की मदद से करते हैं। अगर करंट एसेट्स हमारी करंट लायबिलिटी से ज़्यादा रहेगी तो हमारा वर्किंग कैपिटल सुटेबल माना जाता है, राइट। तो वो इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, राइट, इन सब का भी एडजस्टमेंट हम लोग वन बाय वन करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन जब करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। तो अगर जब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होता है तो उसको हम लोग प्लस कर देते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट होता है तो उसको प्लस करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट होता है उसको माइनस करते हैं। इसको जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तब आपको ढंग से समझाऊंगा, राइट। अब ये इंक्रीज एंड डिक्रीज क्यों ले रहे हैं? बिकॉज आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग कैश का फ्लो देखते हैं, और कैश का फ्लो आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि 2 साल का जो डेटा होता है ना उसको एनालाइज करते हैं, उसको आमने सामने रखते हैं, एंड जो भी डिफरेंस आया है ना उसको डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि वो जो डिफरेंस है वो कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है, राइट। तो वो चीज़ें भी देखेंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बट अभी सिर्फ फॉर्मेट देखिए, राइट। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा आपके पास उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, ठीक है। इसको हम लोग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी बोलते हैं, राइट। बिफोर टैक्स होगा, राइट।
उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग टैक्स पे करेंगे उसको इनकम टैक्स पे कर देंगे, एंड प्लस कुछ इफेक्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होगा उसको प्लस माइनस करेंगे, राइट। और फिर उसके बाद से हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट बताइए और एडजस्टमेंट्स लिखिए, तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वैसे भी आपको ये समझ में आने लगेगा, राइट। अब एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का एग्जांपल समझ लो। सपोज फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में आग लग गया, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, राइट। तो वहाँ पे लॉस हो जाएगा, राइट। तो वहाँ पे जब चोरी हो गया, राइट, तो उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगर चोरी हो गई तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, तो वहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, राइट। फ्लड आ गया, काफ़ी नुकसान हो गया, उसमें सामान बर्बाद हो गया मेरा, राइट, तो दैट विल बी कंसिडर्ड आउटफ्लो, तो वहाँ पे भी उसको माइनस करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं, दैट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब जो बार बार एक्सपेंसेस होते हैं, बट ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ये अचानक से कभी हो जाएगा, राइट। तो अचानक से अगर होता है तो उसका भी इफेक्ट हमें लेना पड़ेगा, राइट। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ में आई तो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। देखो सामने स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा बाएं साइड में, राइट। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ है कंपनी का 31 मार्च 2015 का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको पता है किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है कंपनी का, राइट। तो ये 2014-15 ईयर का था और 2015 31 मार्च को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्लोज कर रहे हैं। तो उस पार्टिकुलर साल का ये प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मेंस है, राइट, जिसमें आपको सारी डिटेल्स दी हुई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, राइट। देन अदर इनकम कुछ नहीं है, टोटल रेवेन्यू इतना, या फिर एक्सपेंसेस हम लोग घटाते हैं, राइट। एक्सपेंसेस घटाने के बाद क्या आता है हमारे पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर हम लोग टैक्स पेमेंट करते हैं, राइट, और उसके बाद से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो वो सारा डिटेल दिया हुआ है कि क्वेश्चन रहेगा, राइट। प्लस इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि बैलेंस शीट से लिया गया है, राइट, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल दिया है। देखो यहाँ पे 2 साल का डेटा दिया हुआ है, तो इससे आपको पता लगेगा कि फ्लो, कैश का फ्लो कैसे हुआ है, ये इनफ्लो हुआ है या फिर आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स आपको पता है क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स ये एसेट होता है, तो एसेट यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट यहाँ पे बढ़ रहा है, राइट। तो इसको हम लोग इनफ्लो की तरह ट्रीट करेंगे या आउटफ्लो की तरह ट्रीट करेंगे, इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा, ठीक है। नोटबुक लेके बैठिए, बिकॉज ये क्वेश्चन करने के बाद आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड पेबल्स अगेन लायबिलिटी, तो लायबिलिटी यहाँ पे देखो 2014 से 2015 ये घट रहा है 2000, तो लायबिलिटी जब घटता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कैश फ्लो, इट इज़ इनफ्लो और आउटफ्लो, वो समझने वाली चीज़ है, राइट। इन्वेंट्री क्या हो रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रहा है तो ये इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा कैश का इसमें, राइट। वो सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। फॉर्मेट आपने देख लिया है, ठीक है। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग दीज 2 डेटास विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं जल्दी से बताओ। यहाँ पे लिखते हैं कि नेट प्रॉफिट, आपको पता होगा फॉर्मेट उसका, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स, याद रखना बिफोर टैक्स होता है, बिफोर टैक्स एंड क्या लिखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या लिखते हैं, आइटम्स लिखते हैं, राइट। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिखते हैं, राइट, यहाँ पे, ठीक है। और ये अमाउंट हमारा क्या है, ये अमाउंट हमारा है कितना, देखो तो बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 42,000 लिखा हुआ है, ये अमाउंट 42,000 यहाँ पे लिख देना आप, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। लेट मी इंक्रीज दिस साइजेस हियर, राइट, इट इज़ 42,000, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ, राइट, ठीक है। एक कॉलम यहाँ पे छोड़ा है, अभी पता चलेगा कि क्यों छोड़ा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये आपका नेट प्रॉफिट आपका ये निकला, राइट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद से जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग किसका, नॉन कैश एक्सपेंसेस जो हुए हैं, जो नॉन कैश नेचर के थे, जिसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं था, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ऐड बैक करते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्लस का साइन दीजिए, ठीक है, प्लस का साइन दीजिए, और वो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड देखो तो इसमें से क्या क्या कर सकते हैं, जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस आपको कहाँ मिलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको ढूंढना स्टार्ट करो। देखो तो कौन कौन सा एक्सपेंस है जो कि नॉन कैश नेचर का है, तो यहाँ तो रेवेन्यू था, यहाँ रेवेन्यू है, देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट, ये तो कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, राइट, तो ये नॉन कैश नेचर का होगा नहीं, राइट।
ये तो कैश नेचर का होगा, ये एक्सपेंसेस लगे होंगे और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो इसको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, राइट, एम्प्लॉय को बेनिफिट जो हम लोग देते हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज एंड वेजेस देते हैं, राइट। तो नेट प्रॉफिट निकालने के वक्त पे ये भी एक्सपेंस हम लोग जोड़ते हैं जो कि कैश नेचर का होता है, जो कि एक्चुअली कैश में देना पड़ता है, राइट। तो ये भी हम लोग एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। देखो डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, मेथड आप लोग सीखो, पहले हर लाइन आइटम को एक्सपेंसेस में पढ़ने हैं कि वो नॉन कैश नेचर का है कि नहीं, आपको वो ऐसे एक्सपेंसेस ढूंढने हैं जो कि नॉन कैश नेचर का है। देखो अब डेप्रिसिएशन यहाँ पे 20,000 आपको दिख रहा है, राइट। डेप्रिसिएशन 20,000, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं, बट एक्चुअली इसमें कैश का मूवमेंट होता नहीं है। तो इसको हम लोग क्या, जब कैश का मूवमेंट नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, राइट। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना था, डेप्रिसिएशन का अमाउंट था 20,000, यहाँ पे 20,000 हमने ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, नॉन कैश हो गया। और कुछ नॉन कैश है कि अदर एक्सपेंसेस में देखो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी हम लोग पे करते हैं, राइट। तो कैश का इसमें ट्रांजैक्शन होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम कीजिएगा तो कैश का तो ट्रांजैक्शन होगा, तो ये नॉन कैश नेचर का नहीं हुआ, राइट। टोटल एक्सपेंसेस आपके इतने हो गए, ठीक है। उससे बस इतने सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, नीचे तो बैलेंस शीट आपको पता है उसमें एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, राइट। तो यानी आपका जो नॉन कैश नेचर का आपका जो एक्सपेंस था वो एक ही था, जो कि डेप्रिसिएशन था, ठीक है। अब आप थोड़ा ढूंढने की कोशिश कीजिए कि इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ है क्या, ठीक है। आपको जैसे बताया कि ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, और ये इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह जो भी पे करते हैं, ठीक है, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कुछ रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस नहीं है, तो वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, क्या लिखेंगे, चेंजेस, ठीक है। अब आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले का आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन थोड़ा सा इसको राइट साइड में मूव कर देता हूँ सो डैट ये आपको थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट किया है, ठीक है। और ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये कितना आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको ऐड किया था ना, तो दोनों को ऐड कर दो, 42,000 और प्लस ये आपका 20,000, ये कितना हो जाएगा आपका 62,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपका आ गया, राइट। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको पता है कि इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ हमको आइडेंटिफाई करना है, और ये करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ आपको कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में मिलेगा, राइट। बिकॉज आपको पता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, और वो कहाँ मिलता है, वो बैलेंस शीट में मिलता है, राइट। तो उसका इफेक्ट देखना है, तो उसका इफेक्ट हमें क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स 2014 में 33,000 था और 2015 में ये 36,000 हो गया, राइट। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, रिसीवेबल्स मतलब आपके एसेट्स हैं ये, राइट। तो एसेट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। ट्रेड रिसीवेबल जो आपको 2014 में 33,000 रुपये प्राप्त होने वाले थे, अब वो जो रुपया है वो 33,000 से 36,000 बढ़ गया है, यानी आपका जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो और बढ़ गया है। दैट मीन्स पैसा आपके पास आया नहीं है, पैसा आपके पास क्या नहीं आया है, पैसा आपका और उधारी मार्केट में चला गया है। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या हुआ, पहले 33,000 ही था, अब वो उधारी बढ़ के 36,000 हो गया है, मतलब लोगों ने आपके पैसे लौटाए नहीं है। तो जब लोगों ने पैसे लौटाए नहीं है तो उसका मतलब कैश इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा, पैसे यानी आए ही नहीं है, राइट। तो वहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस क्या, और क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, क्लियर है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। ध्यान से समझना है, जो पैसा नहीं आ रहा है दैट मीन्स उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कैश आउटफ्लो ट्रीट करेंगे, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव फिगर, राइट। क्लियर है, ऑल्ट H6, ठीक है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, और ये कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग घटा देंगे इस फिगर को। ये फिगर हमारा दोनों का चेंज क्या है, 33,000 से 36,000, यानी 3,000 का हमारा क्या हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है, राइट। तो यहाँ पे 3,000 आप कैश आउटफ्लो लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का मतलब आपको इस फिगर को घटाना है, किसमें से, इसमें से, राइट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया है, राइट।
ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लो निकाल रहे हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ट्रेड रिसीवेबल्स की वजह से हमारा क्या हुआ है, हमारा जो 3000 जो मार्केट में पैसा है वो और फंस गया है, राइट, वो बढ़ गया है, राइट। तो वो इनफ्लो आउटफ्लो हम लोग ट्रीट करेंगे, राइट। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं और कैसे उन चीज़ों को लिख रहे हैं। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स को हम लोग माइनस करेंगे, राइट। सिमिलरली देखो यहाँ पे दूसरा जो डेटा दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स का मतलब अब आपको चुकाना था। 2014 में 17,000 था, ठीक है, 2015 में क्या हो गया है, ये 15,000 हो गया है, राइट। यानी 2017 में जो आपके ऊपर उधारी थी वो 17,000 थी, अब आपने उसको कम कर दिया है 15,000, यानी 2,000 आपने चुका दिया है। 2,000 आपने जब चुकाया होगा तो कैश आया होगा या गया होगा, आपने पैसा भेजा होगा ना उसको, राइट। तो ये भी आपको क्या क्या करेंगे, ये भी इसको आप लोग आउटफ्लो ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, राइट। थोड़ा सा इसको दाहिने साइड में कर दीजिए। और ये अमाउंट कितना था, ये 2,000 आपका, ये भी आउटफ्लो होगा। जो भी आउटफ्लो होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, राइट, ध्यान में रखिएगा। और इनफ्लो होगा तो उसको प्लस करेंगे, ठीक है। बट समझना आपको यह है कि क्या इनफ्लो हो रहा है, क्या आउटफ्लो हो रहा है। अब देखो तीसरी, देखो इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी आपको पता है क्या होता है, ये एसेट होता है, ठीक है। इन्वेंट्री आपके पास 2014 में 22,000 था और 2015 में आपके पास इन्वेंट्री बढ़ के 27,000 हो गया, ठीक है। तो इन्वेंट्री आपने बढ़ाई है, इन्वेंट्री बढ़ाई होगी तो आपने इन्वेंट्री खरीदी होगी, इन्वेंट्री खरीदने के लिए आपने पैसे दिए होंगे, राइट। और पैसे दिए होंगे तो पैसे गए होंगे, राइट। तो ये आउटफ्लो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये भी फिर आउटफ्लो होगा, राइट। आउटफ्लो होगा ना, तो ये भी आप माइनस साइन दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखिएगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये भी आउटफ्लो है, क्लियर है, ये भी आउटफ्लो होगा। और इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना हो गया, ये 22,000 से आपका 27,000 यानी 5,000, ये भी आउटफ्लो हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट्स, यानी या तो ये कुछ बेनिफिट है जो कि एम्प्लॉयज़ को देना था। 2014 में वो 2,000 था और 2015 में क्या हो गया, ये बढ़ के 3,000 हो गया है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये लायबिलिटी है, राइट। ठीक है, 2014 में तो सिर्फ 2,000 था और 2015 में ये कितना हो गया, बढ़ के 3,000 हो गया, यानी आपने और पे नहीं किया है, ठीक है। आपने जब पे नहीं किया है तो कैश फर्म से, आपके फर्म से जाएगा नहीं, तो इसको हम लोग एज अ इनफ्लो ट्रीट करेंगे, मतलब आपके फर्म में ही पैसा रह गया, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, राइट। इसको हम लोग इनफ्लो की तरह ट्रीट करेंगे और इसको क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट, राइट, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट। और इसको थोड़ा सा राइट साइड में कर दो ये। और ये कितने से इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है ये आपका 1,000 से, तो ये आपका 1,000 क्या होगा, कैश इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है, ये आपका, ठीक है। तो इसको प्लस करना पड़ेगा। समझ में आ रही है चीज़ कि क्या रह जा रहा है फर्म में और क्या फर्म से जा रहा है, कैश, ठीक है। दोनों को कंपैरिजन करके क्या आ रहा है क्या जा रहा है वो आपको डिसाइड करना है। देखो अब प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब ये एसेट है, ठीक है, पहले से ही आपने इंश्योरेंस का पैसा पे कर दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। 2014 में ये 5,000 था और 2015 में ये बढ़ के 5,500 हो गया, ठीक है, यानी आपने और 500 रुपये पे कर दिया है जो कि प्रीपेड है, राइट, पे कर दिया है, दैट मीन्स कैश आपके फर्म से चला गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आउटफ्लो हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। ये कितने से बढ़ रहा है आपका, ये भी कैश आउटफ्लो है, राइट। आपने ज़्यादा पे कर दिया ना 2015 में, राइट, प्रीपेड मतलब पहले से ही पे करके रखा है, 500 रुपये से बढ़ गया, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, अमाउंट, ये अमाउंट आप लिख दीजिएगा 500 रुपये, ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट देखो, इनकम टैक्स आउटस्टैंडिंग। देखो इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होता है और ना ही ये करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, ठीक है। इनकम टैक्स वगैरह जो भी हम लोग पे करते हैं दैट वी शो इन वेयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग जो भी है उसका प्रोविज़न हम लोग अलग से बनाते हैं, बट वो अभी क्वेश्चन में नहीं है तो उस पर अभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है।
चीज़ों को ध्यान से समझ के रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फाइनली हमारे पास जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट कितना आ रहा है, पहले तो ये आ गया था आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग एडजस्ट करते जाएंगे। तो पहले तो ये माइनस करना है, तो ये माइनस कर दिया, ये अमाउंट भी देखो माइनस करना है, तो ये भी माइनस कर दिया, ठीक है। फिर ये अमाउंट भी माइनस करना है, तो ये माइनस कर दिया, राइट। ये अमाउंट हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो इसको प्लस कर दिया, ठीक है। और ये अमाउंट हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो ये माइनस कर दिया। नेट हमारा क्या निकला, 52,500 रुपये निकला, राइट, 52,500। इसको क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका नाम हो गया, राइट, ठीक है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको थोड़ा सा बाएं साइड में कर लो, ठीक है। ये आपने निकाल लिया, राइट। अब इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, आपने पिछले वाले स्लाइड में देखा होगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखिएगा इनकम टैक्स पेड, राइट। इनकम टैक्स कितना पे किया है, देखो तो यहाँ पे इनकम टैक्स कितना पे किया है, 10,000, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे इनकम टैक्स आप पे कर दीजिए, कितना, वो आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 जब आप पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वगैरह कुछ है नहीं, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस विल बी दिस माइनस दिस अमाउंट, ठीक है। दिस विल बी योर दिस अमाउंट, ये आ रहा है आपका पैसा, ठीक है। ये कितना आ रहा है आपका, 42,500 आ रहा है, यहाँ ब्रैकेट में आ रहा है, तो इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए। लेट मी मेक दिस जनरल अमाउंट, ठीक है। और दिस इज 42,500, ठीक है। आपका ये 42,500, और ये क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सजा देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा इसको और बढ़िया से सजाना है तो डेटा में जाके व्यू में ग्रिड लाइन्स हटा दीजिए, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। यहाँ पे थोड़ा सा इसको डेकोरेट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, राइट। इसको डेकोरेट कर लो, यहाँ पे भी आप कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे करना है तो यहाँ पे कर लो, ये हो गया आपका, राइट। और फिर यहाँ से आप यहाँ पे ये निकाल लो, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, ये आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो करने हैं, क्या इंक्रीज़ हो रहा है, क्या डिक्रीज़ हो रहा है, और उसका कैश इनफ्लो और आउटफ्लो पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो समझ में आया होगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको ये भी समझ में आएगा कि नॉन कैश एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है वो भी आपको समझ में आएगा, और जो फाइनली हम लोग लास्ट में इनकम टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो जो स्टार्ट करते हैं ध्यान में रखिएगा, वो नेट प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स वाला अमाउंट लेना है, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो वाला आपको अमाउंट लेना है, ठीक है। कुछ डाउट है तो आप फिर से कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए ये आपके प्रैक्टिस के लिए इसको थोड़ा ध्यान से एक बार सुनने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद फिर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और फिर कुछ डाउट है तो यू कैन लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।